नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे में हम आपके जो टैक्स से जुड़े छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं, व्यूज होते हैं, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और साथ ही साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं अपने सवाल। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और क्योंकि नए साल में अब हम एंट्री कर चुके हैं और एंट्री करते ही बाजार में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा गया और हमने 60,000, सेंसेक्स ने 60,000 का जो मार्क है वो भी क्रॉस किया है। तो उम्मीद है ऐसे में जितने भी आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको काफी ज्यादा फायदा भी मिला होगा इस मार्केट में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखिए कि वो जो गेन हो रहा है आपको, मार्केट गेन, उस पर आपका टैक्स भी लग सकता है। तो उस टैक्स को बचाने के लिए, उस पर आपकी मदद करने के लिए आज हम आए हैं आपके साथ। और हमारे साथ टैक्स गुरु मुकेश पटेल भी अब कुछ ही देर में शामिल होंगे, जिनसे कि हम आपके सवालों का जवाब भी लेंगे। तो आज के स्पेशल एपिसोड में हम फोकस करेंगे कैपिटल मार्केट गेन की टैक्सेबिलिटी के संबंध में। टैक्स पेयर के बीच वह 6 पॉपुलर टैक्स मिथ्स के बारे में बताएंगे, जिनको कि हम अक्सर करते हैं और कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। टैक्स पेयर को काफी कुछ गलतफहमी है उन टैक्स कैलकुलेशन में। तो आज उसी को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है इस वक्त। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और आज ऐसे मौके पर जुड़ना काफ़ी अहम होता है, क्योंकि मार्केट में जो तेज़ी हम देख रहे हैं, काफ़ी सारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स उनको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि हम देखते हैं कि इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है उनको उनके केस में जो बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन होता है वो 2.5 लाख है, और सीनियर सिटीजन के केस में हम देखते हैं कि 3 लाख का उनको एग्जेम्पशन मिलता है। ऐसे में अगर टैक्स पेयर एलटीसीजी या एसटीसीजी होता है, उनको गेन होता है उसके थ्रू, तो क्या वो इसमें कवर नहीं होता, ये हम जानना चाहेंगे। पूजा, आपने आज बताया वी वांट टू क्रैक सर्टन मिथ्स, माना जो गलत फहमियां हैं उसको हमें सुधार करना है। आपका प्रत्युत्तर मैं ये दूंगा, हां और ना। ये 2.5 लाख की जो आपने बात की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जरूर वो कवर करता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी, पर इसके लिए आपका रेसिडेंट टैक्स पेयर होना बहुत आवश्यक है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, इनकम टैक्स एक्ट में रिटर्न नॉन रेजिडेंट के स्टेटस से भरते हैं, तो आपको ख्याल ये रखना है कि जो सेक्शंस, 2 सेक्शंस हैं, 111 कैपिटल ए के तहत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को टैक्स किया जाता है एट अ फ्लैट रेट ऑफ 15%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए है 10% का फ्लैट रेट। तो ये जो 15% और 10% वाले रेट हैं, ये तो हर एक टैक्स पेयर्स के लिए हैं, पर इसमें एक प्रोविजो है कि ये जो आपकी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन की टैक्सेबल इनकम जो है, वो अगर ये एग्जम्पशन लिमिट के दायरे को कवर नहीं करती है, तो उस केस में इफ यू आर अ रेसिडेंट टैक्स पेयर यू विल गेट द बेनिफिट। मान लो, समझ लीजिए एक रेसिडेंट टैक्स पेयर है जिसकी ओनली कैपिटल गेन्स की इनकम है और वो उसको 2.5 या 3 लाख है, तो डिपेंडिंग ऑन हिज स्टेटस उसको 0 टैक्स भरना होगा। अगर वो नॉन रेजिडेंट है, और नॉन रेजिडेंट के केस में मान लीजिए उसकी 1.5 लाख की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, तो ये 1.5 लाख पर उसको सीधा 15% का टैक्स, माना 22,500 का टैक्स भी भरना होगा। उसको तो रिबेट मिलता नहीं है, हमने आगे डिस्कस किया हुआ है कि नॉन रेजिडेंट डजंट गेट द बेनिफिट ऑफ रिबेट। और लॉन्ग टर्म गेन है मान लीजिए 1.5 लाख, फॉर्चुनेटली फॉर द नॉन रेजिडेंट एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि 1 लाख का जो एग्जम्पशन 112A में बिल्ट इन है वो उसको मिलेगा। तो बाकी के 50,000 पर उसकी और कोई भी ना इनकम होने के बावजूद उसको ये 50,000 पर 10% के हिसाब से 5,000 का टैक्स भरना होगा। तो एनआरआई माना नॉन रेजिडेंट के केस में पूजा इसका ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक होगा। रेजिडेंट टैक्स पेयर्स के लिए कोई फिक्र नहीं है।
सर, एक जो बहुत पॉपुलर सेक्शन देखा जाता है जिस पर हमारी नज़र होती है वो है एटीसी, जिसको कि हम अच्छे से समझते हैं, पढ़ते भी हैं इसके बारे में। शेयर के ट्रांसफ़र और म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन के केस में जो भी गेन एक टैक्स पेयर को होता है वो कैपिटल गेन की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। तो क्या कोई टैक्स पेयर सेक्शन एटीसी के तहत इसका फ़ायदा उठा सकता है? जो भी डिडक्शन उसमें मिलते हैं, क्या उसके तहत कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है? पूजा, दिस इज द सेकेंड मिथ। कई लोगों को ये ख्याल ही नहीं है कि ये दोनों सेक्शंस, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फॉर टैक्सिंग द मार्केट गेन्स अंडर 111A एंड 112A, उसमें क्लियर प्रोविजन ये है, केवल 80C नहीं, 80 फैमिली के कोई भी डिडक्शंस, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में इसको चैप्टर 6A के डिडक्शन से रिफर किया जाता है। तो ये दोनों सेक्शंस में प्रावधान ये है कि आपकी कैपिटल गेन की इनकम के संदर्भ में आपको 80 फैमिली का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपके केस में आप कहते हैं कि भाई मेरी 6 लाख की इनकम है कैपिटल गेन्स की, और उसमें मैं 1.5 लाख रुपया मैं एटीसी में निवेश करके बाकी के 4.5 लाख पर मैं टैक्स भरूं, तो ये नहीं हो सकेगा। आपको एटीसी का कोई भी डिडक्शन मिल नहीं सकता लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के सामने। ओके, ठीक है। तो ये सजेशन भी आपको दे दिया गया। ये दूसरा बड़ा मिथ है जो कि अक्सर टैक्स पेयर के दिमाग में रहता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। तीसरा सवाल सर मेरा थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ था। सेक्शन 87A के तहत रिबेट को ध्यान में रखते हुए ये भी माना जाता है कि एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर 5 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम तक जीरो टैक्स का फायदा भी उठा सकता है, ये भी एक नियम है। तो क्या कैपिटल गेन के मामले में भी ये फायदा उठाया जा सकता है? पूजा, इसको बड़ी बारीकी से हमें देखना होगा, क्योंकि हमारे 2 अलग सेक्शंस हैं। एक है सेक्शन 111A फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, एक है सेक्शन 112A फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स। अब सबसे पहले तो ये ख्याल रखना है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, तो जैसे मैंने आगे जिक्र किया, नॉन रेजिडेंट के केस में तो 87A का रिबेट है ही नहीं, इट इज ओनली फॉर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि एज फार एज शॉर्ट टर्म गेन्स इज कंसर्न अंडर 111A, वहां 87A का कोई रेफरेंस नहीं है। इसलिए मेरा ये व्यू है, बहुत क्लियर है पोजीशन इन माय ओपिनियन, कि अगर आपका शॉर्ट टर्म गेन है और उसके सामने, लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये 5 लाख रुपए पे जीरो टैक्स, तो क्योंकि 2.5 और 5 के बीच में आप अनुमान करते हैं कि 5% का टैक्स रेट है, इसलिए 12,500 का रिबेट लेते हुए आप जीरो टैक्स की बात करते हैं। पर मान लीजिए आपका केवल कैपिटल गेन्स का ही है, और समझिए कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो आपके हैं वो 2.5 लाख के हैं। तो 2.5 लाख के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर तो आपको, इफ यू आर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, टैक्स विल बी जीरो। आपका समझिए 3.5 लाख है, तो 3.5 लाख में 2.5 लाख को बाद करते हुए बाकी जो 1 लाख बचा, उस पर एट 15% आपको 15,000 का टैक्स भरना होगा, और इसके सामने आपको रिबेट मिल सकता है 12,500 का। So you will have to pay a difference of only 2,500. As far as long term gain is concerned, मान लीजिए आपका 1.5 लाख का टैक्सेबल लॉन्ग टर्म गेन आता है, तो पहले 112A का जो आपका है, आप ओल्ड स्कीम में है या न्यू स्कीम में है, 112A का 1 लाख तो आपको मिलेगा। बट जो बाकी का 50,000 है, उसके ऊपर मान लीजिए कि आपकी जो टोटल इनकम को ध्यान में रखते हुए
आपका रिबेट आप उसके अंदर लेना चाहते हैं तो रिबेट का कोई फायदा नहीं मिलेगा। भले आप कहें कि मेरी 4.5 लाख की लॉन्ग टर्म गेन की इनकम है, तो 4.5 लाख में से 2.5 लाख को आफ्टर दैट डिडक्शन 1 लाख का आपका 112A का, तो बाकी के 1 लाख पर आपको 10% के हिसाब से 10,000 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये मिथ को भी हमें बराबर ख्याल करना है एंड वी हैव टू क्रैक इट। और सर अक्सर देखा जाता है कि एक ट्विन टैक्स बेनिफिट का भी फायदा अक्सर जो टैक्स पेयर्स हैं वो उठाते हैं शेयर्स के एलटीसी में, शेयर्स के जरिए जो एलटीसीजी हुआ है उसमें। अब इसमें एक ग्रैंडफादरिंग के तहत भी उनको फायदा मिलता है और कंसेशनल टैक्स रेट जो 10% का है उसका भी उनको फायदा मिलता है। बट इस केस में आपको फायदा तभी मिलेगा जब आपने एसटीटी पे किया हो, ये काफी जरूरी होता है पे करना। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आईपीओ, बोनस, बख्शीश या विरासत में मिले शेयर के केस में अगर एसटीटी नहीं भरा गया है तो फिर क्या कोई समस्या हो सकती है? क्या इसका फायदा मिल सकता है उनको? पूजा, आई डोंट नीड टू करेक्ट यू बिकॉज यू आर राइट। आपने जो कहा कि सेक्शन 112A में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपको अगर ये दोनों एडवांटेजेस माना ग्रैंडफादरिंग और 10% के कंसेशनल रेट, इन दोनों का फायदा लेना है, और द सेम थिंग इज देयर इन द केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जहां आपको 15% का फायदा लेना है, ग्रैंडफादरिंग होता नहीं है वहां। तो इन केसेस में ये जरूरी है कि आपने जब जो भी शेयर्स बेचे जिसके आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो शेयर्स जब आपने एक्वायर किए तो उस पर आपने एसटीटी माना सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भरा हो। आप मुझे पूछेंगे कि ये प्रावधान क्यों है? इसका लॉजिक ये है, पहले ये नहीं था, इसका लॉजिक ये है कि सरकार ये देखना चाहती थी कि ये जो पेनी स्टॉक्स के नाम से जो जाने जाते थे, मिस्चीवस स्टॉक्स, और बिल्कुल उनका लिस्टिंग नहीं होता है तब उनकी बहुत छोटी सी प्राइस होती है, फिर वो आ जाते हैं एंड देन दे शूट अप एंड देन यू टेक द बेनिफिट ऑफ द लोअर रेट और ग्रैंडफादरिंग वगैरह। तो ऐसे केसेस में रोक लगाई जा सके इसलिए ये एसटीटी वाला नियम लाया गया। पर इसके साथ ये दोनों सेक्शन में इसका क्लियर कट जिक्र भी ये किया गया है कि अगर आपका जो भी स्टॉक है उस पर एसटीटी न भी भरा गया हो, पर जो नोटिफाइड सर्कमस्टेंसेस किए जाएं, वो सर्कमस्टेंसेस में एक्सेप्शन के तहत आपको फायदा मिलेगा। तो सेक्शन में, इनकम टैक्स एक्ट में इसका आपको सीधा कोई जिक्र नहीं देखा जाएगा, इसलिए ये काफी कंफ्यूजन और मिथ है। पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जब 2018 में ये कानून बदला तब 1 अक्टूबर 2018 का सीबीडीटी का नोटिफिकेशन आया और उसमें एक पूरा लिस्ट ऑफ शेयर्स विच यू मे हैव एक्वायर्ड एट द टाइम व्हेन यू हैव नॉट पेड एसटीटी, आपने एसटीटी नहीं भरा है। जैसे कि आपने जिक्र किया आईपीओ का है, बोनस है, बख्शीश है, विरासत है, केवल यही नहीं, ईसॉप के शेयर्स भी हो सकते हैं। आज कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की स्कीम के आधार पे आपको शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो ये सब केसेस में जो नोटिफाइड केसेस हैं, ये 1 अक्टूबर 98 वाला नोटिफिकेशन ध्यान से देखिएगा, उसमें अगर उसके दायरे में आप आ जाते हैं तो भले आपने एसटीटी नहीं भरा है तो भी 112A और 111A के तहत आपको स्पेशल रेट्स वगैरह का फायदा जरूर मिलेगा। तो ये भी हमें ख्याल रखने की बात जरूरी है। पूजा,
सर ये बहुत अहम जानकारी दी और अक्सर इससे जुड़ा एक कंफ्यूजन टैक्स पेयर के दिमाग में रहता ही है। तो ये काफ़ी अहम जानकारी, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए अब वक्त है आपके सवालों को भी शामिल करने का, और पहला सवाल भी हमें आ चुका है। दीपेश पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़े अपना सवाल लेकर। दीपेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। एक्चुअली सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि मैंने एक न्यूज़ चैनल में देखा था कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसको हम 54 ईसी के कैपिटल गेन बॉन्ड से हम सेटअप कर सकते हैं। लेकिन मैं एक्चुअली कंफ्यूज था कि ये सर पॉसिबल कैसे है। तो मुझे सर ये जानना था आपसे कि ये एक्चुअली सही है या पता नहीं क्या है, तो प्लीज़ मुझे आप गाइड करेंगे इसके रिगार्डिंग। ओके, दीपेश जी का सवाल हम लेने की कोशिश करते हैं। मुकेश जी क्या सजेस्ट करेंगे, कहीं से इनको जानकारी इस तरह की प्राप्त हुई थी, कुछ करेक्ट करना चाहेंगे इन्हें? एक्चुअली वो कंफ्यूज्ड है पूजा, दीपेश जी कंफ्यूज्ड है। और नॉट ओनली दीपेश जी, एक्चुअली ये जो मिथ है वो केवल टैक्स पेयर्स नहीं, बहुत सारे टैक्स एक्सपर्ट्स के माइंड में से भी अभी ये पुरानी बात नहीं गई है। अब ये मिथ या कंफ्यूजन इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि 31 मार्च 2018 तक आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जमीन, मकान, सोने चांदी, जवाहरात, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, सब कैपिटल गेन्स पर जो आपको लॉन्ग टर्म अगर है तो आप उसका निवेश कैपिटल गेन्स के बॉन्ड्स में कर सकते थे 54 ईसी के तहत। पर 2018 के बजट में जो कानूनी संशोधन आया उसके पश्चात 1 अप्रैल 2018 से जो परिस्थिति आज भी चालू है, केवल लैंड और बिल्डिंग या बोथ उसी के केस में, माने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म गेन के लिए ही आप ये 5 वर्षीय कैपिटल गेन बॉन्ड्स में निवेश करके 50 लाख रुपए का कैपिटल गेन की बचत का फायदा ले सकते हैं टैक्स का। एज फार एज shares are concerned or mutual funds are concerned, 54 EC is a clear no. दीपेश जी ये ख्याल में रखिए। और बाकी सब लोगों के माइंड में मेरे ख्याल से आज के 6 मिथ में ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि लोगों ने ये जो ट्रांजिशन है वो चूक गए हैं कि ये पुराना और अभी नया क्या है। तो ये बहुत ख्याल रखना है, अदरवाइज यू कैन लैंड अप इनटू लॉट ऑफ ट्रबल। पर ये जरूर ख्याल में रखिए कि अगर आपका स्टॉक्स का प्रॉफिट है, गेन है, कैपिटल गेन, तो आप 54F के तहत अगर आप कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो उसमें एक मकान के लिए रेसिडेंशियल हाउस का निवेश करके प्लानिंग कर सकते हैं। 54 EC नो प्लीज। पूजा। ऑलराइट, तो ये एक डिटेल में आपको समझाया गया। उम्मीद है आपको दीपेश जी आपका कंफ्यूजन इस जवाब के जरिए दूर हुआ होगा। एक और सवाल, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही है इस बीच, श्रेया, उनका क्विकली हम सवाल ले लेते हैं। श्रेया नमस्कार, पूछिए, आपका सवाल पूछिए। हेलो सर, मैंने एक कंपनी के शेयर परचेज़ किया हुआ है अलग अलग डेट पे, अलग अलग लोड्स में 100-200 करके। तो मैं इनमें से अगर कुछ शेयर सेल कर देती हूँ तो कैपिटल गेन की गिनती के टाइम पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या मैं एवरेज के बेसिस पे ले सकती हूँ? मुकेश जी क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें आप? पूजा, इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा किया है। मान लीजिए एक ही स्क्रिप्ट के शेयर्स आपने अलग अलग तारीखों पर अलग अलग लॉट में खरीदे, जैसे उन्होंने पूछा, और आप जब बेचते हैं तो आप उसी लॉट के हिसाब से तो नहीं बेचते हैं, इट मे बी आगे पीछे जो भी है। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि एवरेज प्राइस का रूल कहीं भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने मान्य नहीं किया है।
अब इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 2 सर्कुलर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला सर्कुलर 1995 का सर्कुलर नंबर 704 है और उसकी पुष्टि करते हुए फिर 1998 में सर्कुलर नंबर 768 है। अब ये दोनों सर्कुलर्स में ये बात क्लियरली कही गई है कि जिसको हम आमतौर से जानते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, माना आपने जो सबसे पहले शेयर्स खरीदे वो शेयर्स सबसे पहले बिके, उसके आधार से आपको कीमत की गिनती रख के आपको कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का करना है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपके शेयर्स 31 जनवरी 2018 के पहले के हैं तो आपको उस चक्कर में जाने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस यू वांट टू गो टू क्लेम लॉस। आप 31 जनवरी 2018 का ग्रैंडफादरिंग प्राइस ले सकते हैं, पर 18 जनवरी 18 के बाद तो आपको स्ट्रिक्टली ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करना होगा। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पूजा ये है, मान लीजिए कई लोग अपने मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स रखते हैं, तो जो डीमैट अकाउंट में से आपने शेयर्स निकाल के बेचे हैं उसके आधार से उसकी गिनती की जाएगी। और यही कंसेप्ट को यूजफुली स्ट्रेटेजिकली ध्यान में रख के आप अच्छा प्लानिंग भी कर सकते हैं। बट पूजा, आई होप हमारे दोनों दर्शकों के जो हमारे 4 और ये 2 क्वेश्चंस को लेके आज के 6 मिथ्स हैं उसको हम अच्छी तरह से क्रैक कर सके। और जरूर हमारे दर्शकों को जरूर मदद मिली होगी। इनफैक्ट और भी काफी सारे सवाल हमें मिल रहे थे, लेकिन समय की कमी के कारण हम इतने ही सवालों को फिलहाल अभी शामिल कर पाएंगे। अगर कुछ और भी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में इससे जुड़ी तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जो 6 गलतफहमियां थी टैक्स पेयर के दिमाग में उसको आपने एड्रेस किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन शो को समेटेंगे एक गुरु मंत्र के साथ। और आज का गुरु मंत्र ये है कि टैक्स पेयर बताए गए ये जो भी हमने 6 टैक्स से जुड़ी गलतफहमी थी उस पर आप बिल्कुल ध्यान दें और सिर्फ एक स्मार्ट निवेशक ना बने बल्कि एक समझदार टैक्स पेयर भी बने। चलिए इस गुरु मंत्र के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।